सब लोगों ने माफी तो मांग ली थी। अब्बास, शांतनु और केशव तो उसके पैरों में जा गिरे थे, लेकिन फिर भी लकी ने सारा पैसा दिल्ली में भिजवा दिया। वो राजा जी का भला देख रहा था और साथ ही दिल्ली में पैसों से ज्यादा रिटर्न मिल सकता था। हालांकि राजा जी उसके इस फैसले से काफी खुश थे, लेकिन बाकी लोगों को इस पर काफी गुस्सा आ रहा था और उन्होंने लकी से बदला लेने के बारे में सोच लिया। इधर विराज भी अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ था और उसने अपनी सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट करने वाले कुछ लोगों को बुलवा लिया। वो किसी भी हाल में अपने ऊपर लकी को हावी होने देना नहीं चाहता था। यहाँ पर सिर्फ विराज ही नहीं, बल्कि बहुत से अमीर घरों के लोग ने इस तरह के लोगों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात किया हुआ था। भले ही उन्होंने आज तक किसी के ऊपर हाथ तक नहीं उठाया, लेकिन सिर्फ डर दिखाने के नाम पर ही उन्हें ये सब बड़े लोग काफी सारा पैसा दिया करते। इन लोगों के साथ होने की वजह से बाकी लोगों की जान में जान बनी रहती थी। विराज के परिवार वालों ने एक आंकड़ा निकाला और उसमें पाया कि जयपुर में 10 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस तरह के मार्शल आर्ट्स वाले लोगों को हायर किया हुआ था। विराज ने भी अजय और अक्षय को अपनी शादी में इसलिए बुलाया था। न सिर्फ अजय और अक्षय, बल्कि उसने इस तरह के 10 लोगों को अपने बंगले पर बुलाया हुआ था। उसका बंगला बहुत बड़ा था और जहां तक नजर जाए वहां तक फैला हुआ था। सब लोग उसे राजा साहब की कोठी कहकर बुलाते थे। उस कोठी में सबसे पहले एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा था और उस पर 2 शेर बैठे हुए थे। उसके अंदर जाते ही एक बगीचा था और अंदर साथ में एक स्विमिंग पूल भी। उसके पास में ही राजा साहब की गाड़ी खाड़ी रखने के लिए एक बड़ा सा गैराज बना हुआ था। उस बंगले की साज सज्जा और रख रखाव के लिए उन्होंने 20 नौकरों को नौकरी पर रखा था। वो सब लोग हर रोज सुबह 10 बजे से काम पर लगते और शाम के 7 बजे तक लगातार काम करते रहते। आज भी सुबह 10 बजते ही विराज के बुलाए हुए सारे मार्शल आर्टिस्ट वहां पर पहुंच गए। उनमें आदमी भी थे और औरतें भी। विराज नीचे आया और उनके चेहरे देखने लगा। उसने देखा कि ना सिर्फ उनके चेहरे, बल्कि उनके कपड़े भी आम आदमियों से काफी अलग नजर आ रहे थे। उनमें से किसी ने सिर्फ बनियान पहनी हुई थी और किसी के चेहरे पर ढेर सारे घाव थे। कुछ के चेहरे पर तो कोई भाव ही नहीं थे और वो मरे हुए से नजर आ रहे थे। विराज उन लोगों को देखकर एक बार के लिए तो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग असली में इतने खतरनाक थे या फिर ये बस लोगों को दिखाने के लिए इस तरह के कपड़े पहन कर आए थे। विराज ने उन्हें ध्यान से देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, आप सब लोग मेरे साथ गार्डन की तरफ आ जाइए। वहां पर मैं आपका टेस्ट लूंगा और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि कौन रहने वाला है और कौन जाने वाला है। सब लोग विराज के पीछे पीछे गार्डन में आ गए। जैसे ही वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से ही 20 और लोग खड़े हुए थे। वो काफी लंबे चौड़े और हट्टे कट्टे दिखाई दे रहे थे। उन्होंने पूरी बाजू की टी शर्ट पहनी हुई थी। वो सभी एक से बढ़कर एक भारी भरकम लोग थे। इधर इन 10 मार्शल आर्टिस्ट में से एक आदमी ऐसा था जिसकी उम्र 30 से 35 साल के आसपास थी। उसका चेहरा काफी पतला दिखाई दे रहा था। उसके बाल लंबे थे और साथ में उसने ग्रे रंग के कपड़े पहन रखे थे। राजपना, हम लोगों का टेस्ट लेने के लिए सच में बहुत ही खतरनाक लोगों को हमने बुलाया है। इतने भारी लोगों से तो पता नहीं मैं लड़ भी पाऊंगा या नहीं। बाकी सब लोग उसकी बात के पीछे मजाक को समझ चुके थे और वो मन ही मन में हंस भी रहे थे। विराज को लगा कि ये उसकी और उसके बुलाए हुए लोगों की तौहीन थी, लेकिन इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकता था। उसने जिन पहलवानों को बुलाया था वो बेस्ट थे, इसलिए विराज ने उन्हें डराने के लिए कहा, देखो, आगे से मैं आप लोगों का मालिक होने वाला हूँ और आप लोगों के मन में मेरे लिए अभी से कोई इज्जत नहीं है। ये बहुत गलत बात है। मैंने ये बात सुनी है कि जो लोग मार्शल आर्ट्स करते हैं वो लोग अपने आप में बहुत एरोगेंट होते हैं, लेकिन वो अपने मालिक से भी इस तरह की बात करते हैं। ऐसा तो मैंने नहीं सुना था। इसके बाद सब लोगों ने एक पल के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया। विराज मुस्कुराता हुआ अपने इन 20 लोगों के पास आया और बोला, देखो, अगर तुम इन लोगों की बात का बुरा लगा हो तो मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं आप लोगों की इन लोगों से पहचान करवा देता हूँ। ये 20 लोग हैं जो कि सब पहले सेना में थे, लेकिन किसी ना किसी कारण से इन्हें रिटायर होना पड़ा, लेकिन फिर भी इन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा। और कोई इनमें से कुश्ती करता है तो कोई आने वाले सैनिकों को तैयार करता है। सब एक से बढ़कर एक है और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से बधाई देता हूँ। आपके सामने जो लोग खड़े हैं ना, वो लोग मार्शल आर्ट्स में बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि वो लोग आपके सामने टिक पाएंगे।
जैसे ही विराज ने तबर कहा, उसके बाद उन लोगों को भी हंसी आने लगी। वो विराज की बातों को बहुत हल्के में ले रहे थे और बोले, अरे विराज बना, अपने सेना के लोगों को बुलाया वो अच्छा किया, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम इनसे आसानी से हार जाएंगे। बना बना भले ही ये 20 लोग हैं, लेकिन अगर ये 40 भी होते ना, तो भी हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। हाँ हाँ, आप चाहो तो और लोगों को बुला लो, हम जैसे लोग नंबर देखकर लड़ाई नहीं करते। जब मार्शल आर्ट्स वाले लोग इस तरह की बातें कर रहे थे, तो सेना के लोगों में जो लीडर था, वो उनकी बातों को सुन रहा था और वो उसे बुरी लग रही थी। उसे उनकी बातें सुनकर काफी गुस्सा आ रहा था और उसे देखकर बाकी सैनिकों को भी उसके ऊपर गुस्सा आने लगा। उन्होंने अपनी मुट्ठी बांध ली और वो किसी भी वक्त इन लोगों की घाट खड़ी करने के लिए तैयार हो गए। विराज को उन्हें इस तरह से गुस्से में देखकर अपने दिल में बहुत खुशी होने लगी। उनका गुस्सा देखकर भी उसे लग रहा था कि वो छोटे मोटे खिलाड़ी नहीं थे। भले ही मार्शल आर्ट्स वाले अपने आप को बहुत बड़ा मान रहे हो, लेकिन वो भी उनसे कम तो नहीं थे। उसने आगे कहा, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस ना आदमी को बर्बाद कर देता है। तो मैं अभी खेल शुरू करने से पहले जरा उसके नियम समझा देता हूँ। ये जो 20 लोग हैं ना, जिन्हें मैंने 5-5 के ग्रुप्स में बांटा हुआ है, आप में से एक वक्त में एक ही आदमी इनसे लड़ने के लिए आ पाएगा। देखते हैं किसमें कितना दम है। तो चलो बताओ, आप में से कौन आ रहा है पहले। जैसे उन लोगों ने खेल के नियम सुने, तो एक बार के लिए तो सब लोग शांत हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि 5 आदमी एक आदमी से कैसे लड़ सकता था। कहने को तो उन्होंने कह दिया, लेकिन लड़ाई से पहले होने वाली धक धक उन्हें थोड़ा सा डरा रही थी। इधर वो फौजी भी बेसब्री से उनके आने का इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें मार मार कर उनका भरता बना देना चाहते थे। मैं आ रहा हूं, इतने में एक आदमी ने कहा। ये वही ग्रे कपड़ों वाला था, पतले से चेहरे वाला आदमी था जिसने सबसे पहले विराज का मजाक उड़ाया था। वो आगे आया और विराज की तरफ देखने लगा। फिर उसने कहा, हेलो विराज भाई, मेरा नाम उस्मान ख्वाजा है। अभी आपने कहा ना कि एक आदमी सिर्फ 5 लोगों से ही लड़ सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप 10 लोगों को भेज दो। मैं 10 लोगों के साथ ना एक बार में लड़ सकता हूँ। विराज एक पल के लिए तो उसे देखकर देखता ही रह गया। फिर अगले ही पल उसने उसके लिए तालियां बजानी शुरू कर दी। क्या बात है ख्वाजा भाई, तो सुना आप लोगों ने, ख्वाजा भाई तो 10 लोगों के साथ में लड़ना चाहते हैं। तो ठीक है, तो फिर हम भी देखते हैं कि एक 10 पर भारी या फिर 10 एक पर। आ जाओ। जैसे ही उसने कहा, इतने में फौज के लीडर ने 2 गुटों को आपस में मिला दिया और फिर उन्हें लड़ने के लिए भेज दिया। 10 लोग उस्मान ख्वाजा के सामने आकर खड़े हो गए थे। बाकी लोगों ने लड़ाई के लिए जगह थोड़ी सी छोड़ दी। ख्वाजा भाई, आप बहुत कमजोर तो दिख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब आप ये मत सोच लेना कि हम लोग आपको छोड़ देंगे, उस फौज के लीडर ने कहा। और जैसे ही उसने इतना कहा, उसके बाद उसने अपने साथियों को लड़ाई शुरू करने के लिए इशारा कर दिया। देखते ही देखते सारे लोग एक साथ ख्वाजा के ऊपर टूट पड़े। ख्वाजा को ये देखकर हंसी आ गई। जैसे ही 10 लोग उसके ऊपर आए, वो अचानक से हवा में कूदा और उनका शरीर किसी परछाई की तरह दिखाई देने लगा। ख्वाजा ने उस टीम के एक साथी के हाथ पर एक अपने हाथ से जोरदार वार किया। वो आदमी चक्कर खाता हुआ एक बार में ही नीचे जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह से चीख निकल गई। इसके बाद ख्वाजा ने अपने हाथ गोल गोल घुमाने शुरू कर दिए। वो बाकी लोगों को पीटे जा रहा था। वो कहने को तो 10 लोग थे और 10 को ऐसे देखकर लग रहा था कि एक आदमी में 10 आदमी छिपे हुए थे, लेकिन फिर भी उनमें से एक भी आदमी ख्वाजा के कपड़ों तक को हाथ नहीं लगा पा रहा था। ख्वाजा आगे से पीछे और पीछे से आगे चला जा रहा था और उन लोगों को पीटता जा रहा था। वो एक एक करके नीचे जमीन पर गिरते चले जा रहे थे। 3 मिनट से भी कम वक्त में 10 के 10 लोग धाराशाही हो गए और वो ऐसे गिरे कि फिर उठने का नाम भी नहीं ले पा रहे थे। उन सब ने अपने अपने हाथों से अपने घाव ढके और सब लोग ख्वाजा को घबराई हुई आंखों से देखे जा रहे थे। इधर बाकी लोग जो ख्वाजा के साथ थे, वो खुशी खुशी देख रहे थे। उन्हें ख्वाजा को इस तरह से लड़ते हुए देखकर अच्छा लग रहा था और उनके दिल में उसके लिए इज्जत और ज्यादा बढ़ गई। बहुत अच्छे। विराज ख्वाजा के पास आया और उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, तो आप तो सच में बहुत अच्छे लड़ाके हैं भाई। अगर आप हमारे परिवार के साथ में खड़े रहते हैं तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी। आपको साथ पाकर हम खुश होंगे बहुत। विराज के कहने से ही बाकी लोगों को ये बात समझ आ गई कि वो अब ख्वाजा को अपने साथ में ही रखने वाला था। ख्वाजा मुस्कुराया और बोला, विराज भाई, मैं आगे आपके परिवार के साथ में रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगा, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप सही रहोगे तो मैं भी सही रहूंगा,
अगर आप गलत हुए तो मैं बहुत गलत हो जाऊंगा, उसने कहा और फिर वापस से अपने साथ वालों के पास आकर खड़ा हो गया। ख्वाजा जैसे ही वहां पर आया और एक लड़का जिसका नाम रहीम था, उसने भी ख्वाजा जी की ही तरह 10 लोगों को एक बार में ही खत्म कर दिया। लेकिन विराज ने देखा कि वो इतने अच्छे से नहीं लड़ पा रहा था जितने अच्छे से ख्वाजा लड़ रहा था। उसमें और ख्वाजा में जमीन आसमान का अंतर था, लेकिन फिर भी विराज को काफी खुशी हो रही थी। उसे अपने लड़ाकों के रूप में ख्वाजा और रहीम मिल चुके थे और उन दोनों ने ही 20 लोगों को निपटा दिया था। अब ऐसे में उसे किसी और की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। विराज के पास में एक अच्छा आइडिया था। उसने बाकी के मार्शल आर्टिस्ट से कहा, अब आप बाकी सब लोग अजय और अक्षय के साथ एक एक करके लड़ेंगे। उसके बाद शुरू में जो 2 लोग आएंगे वो पीछे आने वाले 2 लोगों के साथ लड़ेंगे और ख्वाजा और रहीम आराम करेंगे और इस तरह से ये क्रम चलता रहेगा। मैं इसी बहाने आप सब लोगों के स्किल देखूंगा। अगर किसी को मुझे लेने की जरूरत लगेगी तो मैं उसे भी अपने साथ ले लूंगा। आप में से किसी को भी निराश होने की जरूरत नहीं है। बाकी लोगों ने भी इस बात पर हाँ कर दी। उनमें से किसी को भी इस चीज से कोई दिक्कत तो नहीं थी। अब आगे क्या होने वाला था? कौन टिक पाने वाला था इन दोनों के सामने? और क्या विराज इस तरह से लकी को बचा पाता?